बीएनएस लेक्चर सीरीज जहां हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से एंड इन जनरल लॉ एस्पिरेंट्स के लिए सारे जो जितने भी बीएनएस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन डिटेल डिस्कस करते हैं एंड उस हिसाब से तैयारी करते हैं उसी अकॉर्डिंग. So in the last lecture we were discussing about this concept called hurt and grievous hurt. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया था हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली. हमने कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में जैसे कि अगर किसी डेडली वेपन से हर्ट किया गया है या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया है, या अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जैसे कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए या किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया है तो इनकी पनिशमेंट क्या होगी, ये सारी चीजें हमने देखी थी. सो अब तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था. तो अगर हम एक क्विक रिवीजन करते जाएं, हमने ये चीज पढ़ी थी. अच्छा, एक बेसिक डिस्टिंक्शन जो हमने आईपीसी से देखा था, ऑल द सेक्शंस आर प्राइमरली सेम, लगभग सेम ही चीजें हैं, पर कुछ चीजें जो हमने देखी थी वो ये, जैसे जब हम प्रीवियस वर्ड की बात करते हैं, वर्ड क्या है डेफिनेशन, किसी भी तरीके का बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फॉर्मेटिव किसी पर्सन को कॉज की जाए वो हर्ट है. फिर ग्रीवियस हर्ट में हमने देखा था कि ये जो चीजें हैं वो सेम है, जो क्लॉजेस हैं वो सेम है, बस एक चीज को जो क्लॉज एच है जो कि अदरवाइज यानी एटसेट्रा वाला बेसिकली क्लॉज है कि इसमें अदर्स दे रखे थे कि इनके अलावा, मतलब अब मेंशन जो ए टू जी एक मतलब जो 7 क्लॉजेस हैं, इनके अलावा किसी भी और तरीके का अगर बॉडी पेन हो रही है जो कि 15 दिन से ज्यादा है, जिससे कि या फिर कोई ऐसी चीज जिससे कि अगर आप ऑर्डिनरी जो भी आपके परस्यूट्स ऑर्डिनरी फंक्शंस रेगुलर चीजें उसको करने में कोई इंसान अनेबल हो जाए तो उसे भी ग्रीवियस हर्ट में लिया जा रहा है. सो हमने एक डिस्टिंक्शन यहाँ देखा था कि यहाँ पे इसकी सिवियरिटी को बढ़ाया गया है, यानी आईपीसी में जो लास्ट क्लॉज था वो बात करता था फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि उसमें 20 दिन का पीरियड दे रखा था कि अगर वो जो बॉडीली पेन है दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ दैट कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज, राइट. तो इसमें इसकी सिवियरिटी को बढ़ाते हुए 20 दिन से कम करके इसे 15 दिन कर दिया गया है. एक चेंज ये बीएनएस में 15 डेज हो गए. एक चीज ये देखा हमने, दूसरा एक चेंज जो हमने देखा ये कि पहले जैसे आईपीसी में क्या था कि जो सेक्शंस थे, मतलब हर्ट के, ग्रीवियस हर्ट के, उनके पनिशमेंट्स, वेरियस सिनेरियोज में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस जो दे रखे थे वो अलग अलग सेक्शंस में दे रखे थे और वो ऑर्डरली वे में नहीं अरेंज थे. मतलब कहीं पे एक अगर हर्ट का दे रखा है, कहीं पे ग्रीवियस हर्ट का है, फिर अगर डेडली वेपन से है तो हर्ट कहीं और है, ग्रीवियस हर्ट कहीं और है. तो ये बहुत ही डिसऑर्गेनाइज तरीके से थे. उसे कॉन्ट्रेरी टू दैट बीएनएस में ऑर्गेनाइज किया गया है एक ही सेक्शन. जैसे हम देख सकते हैं सारे सेक्शन जो है इसी देखिए, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, voluntarily causes hurt or grievous hurt. तो various cases में एक ही सेक्शन में 1 2 करके hurt and grievous hurt for the purpose of easy understanding, not I would say better क्योंकि it's the same thing, but convenience and ease के लिए एक organized way में एक ही सेक्शन में hurt and grievous hurt को करके अरेंज किया गया है. तो हमने सेक्शन 120 तक देख लिया था, राइट, कि क्या होता है. आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 121 से. तो 121 क्या बात करता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी. ठीक है, अभी तक तो इतना तक तो सेम है. आपने देखा कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट या ग्रीवियस हर्ट सारे सेक्शंस में था. ऊपर 118 की बात करें, 119 की बात करें, 120 की बात करें, सारे में वो सेम चीजें हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस क्या है, जैसे हर सेक्शन के लिए पर्पसेस अलग अलग थे, मतलब हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना और लेटर पार्ट जो है उसका मतलब जिसमें पर्पस बताया गया है किस चीज के लिए, वो हर सेक्शन में वैरी कर रहा था. तो 121 में किस चीज के लिए है, पब्लिक सर्वेंट को डेटर करने के लिए. किस लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटी ना कर सके. टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी, उन्हें उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने के लिए. ठीक है, या तब के लिए हर्ट या जब प्रीवियस हर्ट कॉज किया जाए तब के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम वायलेंस, इंटिमिडेशन और कोercion while discharging their ऑफिशियल लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जो उनके ऑफिस की वजह से, जो उनके पोजीशन की वजह से अगर उन्हें
जो ड्यूटीज उनपे, उनकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको करने से रोकने के लिए जब अगर किया जाए वायलेंस, किसी भी तरीके का इंटिमिडेशन या वायलेंस, कोई हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कुछ भी, ये सेक्शन उससे डील करता है। ठीक है। applies when bodily harm is intentionally inflicted upon a public servant, right? वही हमने देखा जब पब्लिक सर्वेंट पे अगर किस तरीके का हार्म किया जा रहा है तब की बात होती है। covers actions taken during the performance of duty or in retaliation for lawful acts। मतलब कौन से एक्ट्स को करने से रोकने के लिए, क्या वो अनलॉफुल की बात होती है? नहीं, लॉफुल एक्ट्स को करने से रोकने के लिए जब अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए हार्म कॉज किया जा रहा है उन्हें, तो वो इस सेक्शन में 131 में कवर हो जाएगा। सेक्शन कहता क्या देखिए, whoever voluntarily causes, पहला हर्ट, जैसे हमें पता है पहला हर्ट और दूसरा ग्रीवियस हर्ट होगा। तो कह क्या रहा है क्लॉज 1, whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant, right? मतलब कोई भी इंसान जब किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कॉज करता है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, इसलिए इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी such public servant or with the intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant। इसलिए कोई जब पब्लिक सर्वेंट को इस तरीके की हर्ट कॉज करता है, क्यों? ताकि उन्हें उनकी ड्यूटी जो कि बीइंग दैट पब्लिक सर्वेंट उन्हें वो करनी है, वो करने से रोकने के लिए, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description up to 5 years or fine or both। तो हमने अब तक जो चीज कही वही चीज दिया हुआ है कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कॉज किया जाता है, क्यों, इंटेंशन क्या है, उन्हें उनके बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ऑन द पोजीशन ऑफ दैट पब्लिक सर्वेंट, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सच एंड सच पब्लिक सर्वेंट, वो उस पोजीशन को होल्ड करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इस वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सी? लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो करने से रोकने के लिए, टू डेटर, डेटर मतलब डेटरेंट वर्ड से बना, यानी मना करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, करने के लिए अगर कोई हर्ट कॉज करता है पब्लिक सर्वेंट को, तो वो इस सेक्शन में कवर होगा, जिसकी पनिशमेंट क्या है? 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। अब देखिए एसेंशियल्स क्या क्या है सेक्शन के। सबसे पहले विक्टिम का स्टेटस। स्टेटस क्या है कि भाई ऐसा है कि पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। विक्टिम का स्टेटस, राइट? हम यहाँ पे अक्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, अक्यूज कोई भी हो सकता है, क्या लिखा है? whoever, मतलब ऑफेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन विक्टिम नेसेसरीली हैज टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। विक्टिम जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट ही होगा। और कब किया गया है वो जो हर्ट, वो जो हार्म कॉज किया गया है, वो कब किया गया है? while they are performing their lawful duty, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, या as a result of an act done in their official capacity, मतलब जब उन्होंने अपनी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी क्या मतलब हुआ? मतलब बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सच पब्लिक सर्वेंट, वो उस पब्लिक, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए उनकी पोजीशन की वजह से उनको जो ड्यूटीज दी गई है उसको या तो रोकने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के दौरान या तो हर्ट कॉज किया गया, या फिर उसके रिटेलिएशन के लिए, एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्ट डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, उसके रिटेलिएशन के लिए, मतलब उसके अगेंस्ट अपने अपने मतलब आप उसके खिलाफ हुई दर्ज कराने के लिए, ये बात पहुंचाने के लिए। और क्या है इंटेंट? क्या है इंटेंट? तो होना चाहिए इंटेंशन किस चीज की? टू डेटर द ऑफिशियल फ्रॉम डूइंग देयर जॉब, ताकि उन्हें रोका जा सके, ये इंटेंशन है। या फिर रिटेलिएट फॉर अ प्रीवियस लॉफुल एक्शन, या तो जो अगर प्रोसेस में है, अगर वो काम चल रहा है, ठीक है, तो रोकने के लिए, टू डेटर या टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, या फिर हो चुका है अगर वो चीज कंप्लीट हो चुकी तो आप उसे रोक तो नहीं सकते, तो उस केस में क्या है? आप रिटेलिएट करने के लिए, मतलब अपनी अपना एंगर दर्ज कराना, अपना कि भाई आई एम अगेंस्ट दिस, वो चीज पहुंचाना, इस चीज को रिटेलिएशन कहते हैं। पनिशमेंट देखिए क्या है। पनिशमेंट क्या हो जाएगी? अगर कॉन्सेप्ट तो सेम है, हमें पता है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है, पनिशमेंट्स वैरी कर जाते हैं। तो जब हर्ट कॉज किया जाए ऐसे किसी पर्पसेस के लिए
जब हर्ट कॉज किया जाए तो 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, दोनों चीजें हैं, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, फाइन और बोथ, मतलब इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, यही चीज हुई। और जब ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है इसी सेम पर्पस के लिए, ये तो हर्ट फील हो गया, सिंपल हर्ट, यानी जब ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया जाता है, किसी पब्लिक सर्वेंट को सीवियरली इंजर्ड कर दिया जाता है। अभी ग्रीवियस हर्ट क्या है, जो हमने 116 में पढ़ा था, जो चीजें मेंशन कर रखी हैं, तो ये चीजें होने पे ग्रीवियस हर्ट कहेंगे, उनमें से कोई चीज कॉज कर दी जाती है उस पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। तो वहां पे क्या पनिशमेंट है, 1 साल से लेके 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 1 year है, मैक्सिमम 10 years, प्लस फाइन, दोनों चीजें हैं। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, दोनों चीजें हैं। मतलब क्या हो गया, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, मैंडेटरी फाइन है, ठीक है, फाइन भी रहेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सेक्शन की याद रखने की है, वही जब पब्लिक सर्वेंट काम करे, पहली चीज तो ये कि नाम ही बताता है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लग रहा है। दूसरी चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट करना या रिटेलिएट करना। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लेकिन वो कोई अपने पर्सनल ड्यूटी को कोई परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब वो किसी पब्लिक ड्यूटी, लॉफुल पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब पब्लिक सर्वेंट है, उनके ऑफिस की वजह से, मतलब उनकी पोजीशन की वजह से उन्हें जो ड्यूटीज दी गई है, वो लॉफुल ड्यूटी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब ड्यूटी लॉफुली हो रही है, लॉफुल ड्यूटी एक्सरसाइज की जा रही है, प्रोटेक्शन सिर्फ तब ही एप्लीकेबल है, उसके अलावा नहीं। अब आते हैं 122 पे। 122 क्या कह रहा है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब हमने पढ़ा था पहले, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन क्या होता है, प्रोवोकेशन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कहाँ, मर्डर में, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सेक्शंस रिलेटेड टू मर्डर। जब हम मर्डर क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब वी रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवोकेशन, तब हमने ये टर्म देखा प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है उकसाना, भड़काना, ठीक है, प्रोवोक करना, ये हमने पढ़ा था। सो 122 क्या कह रहा है कि जब वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, वॉल्यूंटरली हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया है, लेकिन कैच क्या है, ऑन प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन की वजह से, मतलब उकसाने की वजह से, उकसाया, ठीक है, सामने वाले ने उकसाया, उस उकसाने की वजह से, उस उकसावे में आके, भड़काने में आके सामने वाले ने क्या कर दिया, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। तो हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, बिफोर वी रीड एक्चुअली एक्चुअली रीड द सेक्शन, हमने वो चीज पहले देखी थी कि जैसे ऑफेंस के सारे, अगर मर्डर के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो द ऑफेंस इज मर्डर, राइट। लेकिन अगर वो प्रोवोकेशन में फॉल कर जाता है, मतलब ग्रेट एंड सडन प्रोवोकेशन उसका एक एक्सेप्शन था, अगर वो प्रोवोकेशन के अंदर फॉल कर जाता है तो जो पनिशमेंट है वो रिड्यूस हो गई, कल्पेबिलिटी रिड्यूस हो गई। वहां पे क्या हुआ था, मर्डर से नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया था, मतलब कल्पेबल होमिसाइड हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पेनाल्टी थी, जो लाइबिलिटी थी, जो कल्पेबिलिटी थी, वो रिड्यूस हो गई, राइट। मतलब प्रोवोकेशन आने पे कल्पेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। यहाँ से हम इस एक लॉ, एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि भाई हर्ट या ग्रीवियस हर्ट तो कॉज किया गया है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है, किसी और इंटेंशन से नहीं, प्रोवोकेशन की वजह से हो गया, मतलब सामने वाले के उकसाने की वजह से हो गया है। तो प्रिंसिपल क्या है, लॉ कहता क्या है कि भाई इट एक्नॉलेजेस दैट अ पर्सन मे लूज सेल्फ कंट्रोल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। जब किसी को बहुत ज्यादा किसी बात को लेके, इफ यू नो दैट समबडी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स अ सर्टेन टॉपिक, राइट, अगर आपको इस बारे में जानकारी है और उसको उसी चीज को लेके बार बार उकसाना, तो लॉ ये मानता है कि ये ह्यूमन नेचर है। बिकॉज व्हाट इज लॉ, लॉ इज कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो चीजें हो रही हैं वहीं से तो लॉ बनता है, उन्हीं चीज से तो बनता है। तो लॉ ये मान के चलता है कि भाई ऐसा है, किसी चीज को लेके किसी इंसान को अगर बहुत एक्सट्रीमली प्रोवोक किया जाए तो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देगा, ये ह्यूमन नेचर है, वो होता है। The section applies when an individual causes hurt or grievous hurt to the person who gave the provocation। मतलब प्रोवोकेशन जिसने किया, जैसे मैंने कहा कि सामने वाले ने प्रोवोक किया, सामने वाले ने उकसाया और उसे
जब हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाए तब भी सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। लेकिन द ऑफेंडर मस्ट नॉट इंटेंड टू हार्म एनीवन एल्स अदर देन द प्रोवोकर, मतलब जिसने उकसाया उसके अलावा किसी और इंसान को अगर आपने इस उकसाने का फायदा लेकर, प्रोवोकेशन है, इस प्रोवोकेशन के एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज लेके आपने प्रोवोकर के अलावा यानी जिसने प्रोवोक किया उसके अलावा किसी थर्ड इंसान को वो एक एक्सक्यूज देंगे प्रोवोकेशन का, अगर उसे आप प्रीवियस हर्ट या हर्ट कॉज करते हो तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट सिर्फ तब होगा जब जिसने प्रोवोक किया अगर उसे हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाए, ठीक है। सेक्शन क्या कहता है देखिए, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, सेम चीज है, grave and sudden provocation पे अगर grave and sudden provocation की वजह से जब किसी को hurt cause किया जाए, if he neither intends or knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, जब जिसने अगर जैसे एक इंसान है, ठीक है, इसने प्रोवोक किया, ये हो गया प्रोवोकर, और एक्स है जो कि जिसने अटैक किया, एक्स है जिसने इस पे गुस्सा आया और इस पे अटैक कर दिया, ठीक है, ये हो गया ऑफेंडर एक्स। अब क्या है, कह रहा है सेक्शन, क्या कह रहा है कि भाई कोई भी इंसान जब ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन में आके प्रोवोकर पे अटैक करता है, ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन में आके हर्ट कॉज करता है किसको, इफ ही नीदर इंटेंट्स, पहली चीज क्या, इंटेंशन नहीं है जिसने ऑफेंस किया, क्या मतलब जो प्रोवोकेशन में आया, जिसने ऑफेंस किया, प्रोवोकेशन आने से हर्ट कॉज किया, उसकी इंटेंशन नहीं थी, nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी या ये जानकारी भी नहीं थी कि वो जिसको हर्ट कॉज करने जा रहा है वो इंसान नहीं है जो जिसने उसे प्रोवोक किया है, इंटेंशन भी नहीं। मान लीजिए एक्चुअली जैसे हमने दो इंसान के एग्जांपल लिए, ए जो है इसने प्रोवोक कर दिया एक्स को, ठीक है, एक्स को बहुत देर तक किसी ने उठाया, किसी ए ने उठाया बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके, समथिंग दैट ही नोज दैट एक्स इज सेंसिटिव अबाउट, राइट। अब यहां पे क्या हुआ कि एक्स का इंटेंशन, सेक्शन क्या कह रहा है कि ये सेक्शन से तब एप्लीकेबल होगा जब जो ऑफेंडर है, मतलब जिसने हर्ट कॉज किया, उसने प्रोवोकर को अगर हर्ट कॉज किया हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकर को किया हो तब। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और को कर देगा, या तो उसका इंटेंशन नहीं था, ठीक है, नीदर इंटेंस, उसकी इंटेंशन नहीं थी या नॉलेज भी नहीं थी, इंटेंशन भी नहीं थी और नॉलेज भी नहीं थी कि भाई मुझे करने जा रहा है वो एक्चुअली प्रोवोकर नहीं है, nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, उसकी इंटेंशन नहीं थी और नॉलेज भी नहीं थी कि वो किसी और को करने जा रहा है, मतलब जो भी इंसान प्रोवोकर को अगर हर्ट कॉज करेगा बिकॉज ऑफ सच एंड सच प्रोवोकेशन, उस प्रोवोकेशन में आने की वजह से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 1 मंथ तक की पनिशमेंट विथ फाइन एक्सटेंड टू 5,000 या बोथ, ठीक है। ये सेक्शन बस यही कह, यही तो हमने अभी पिछले लास्ट स्लाइड में देखा, भाई ऑफेंडर मस्ट नॉट इंटेंड टू हार्म एनीवन अदर देन द प्रोवोकर, सिर्फ जिसने प्रोवोकेशन किया है, जिसने प्रोवोक किया है उसी को ही हर्ट करना चाहिए, किसी और को नहीं, किसी और को हर्ट करने की इंटेंशन भी नहीं थी और नॉलेज भी नहीं, इंटेंशन भी एब्सेंट एंड नॉलेज दोनों एब्सेंट थी, या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो, तो दोनों में से कोई भी एक चीज हो तो यहाँ इस सेक्शन में कवर होगा। लेकिन ये कह रहा है कि भाई अगर इंटेंशन नॉलेज दोनों ना हो तो फिर इससे इस सेक्शन से कोई उसका मतलब नहीं है, यहाँ पे वो नहीं कवर होता है कि द ऑफेंडर मस्ट नॉट इंटेंड टू हार्म एनीवन अदर देन द प्रोवोकर, इंटेंशन जो है वो किसको हार्म करने की है, सिर्फ उसको जिसने प्रोवोक किया है उसी को, ठीक है। वहां पे पनिशमेंट क्या हो गई, अगर प्रोवोकेशन में आगे हर्ट कॉज किया गया है, 1 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट और 5 साल तक की फाइन हो सकती है, विद और विदाउट फाइन है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ग्रीवियस हर्ट होने पे वही सेम केस है, सेम सिनेरियो, लेकिन उस केस में अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है तो 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन हो सकता है, यहाँ भी और विद फाइन, मतलब इसके साथ ये भी हो सकता है, अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू 5,000 ये हो सकता है,
और ग्रीवियस हर्ट में इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और इम्प्रिजनमेंट अप टू और फाइन अप टू 10,000। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट 122 का। अब देखिए इसके साथ एक चीज लिखो, एक एक्सप्लेनेशन है, which says this section is subject to the same proviso as exception 1 of section 101। सेक्शन 101 के एक्सेप्शन 1 के प्रोवाइजो में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 101 क्या था, पहले तो बात करता था मर्डर की, ठीक है। उसका एक्सेप्शन 1 क्या था, बात करता था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। उसके प्रोवाइजो क्या थे, उसके 3 प्रोवाइजो थे, जो इफ यू ऑल रिमेंबर हमने डिस्कस किया था। भाई एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, मतलब ये जनरल रूल हो गया, जिसमें क्या चीजें थी, हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, वो लॉफुली कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसके नाम पे अगर वो कहता है कि उस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, प्रोवोकेशन में आ गया, अटैक कर गया, तो नहीं, लाइबिलिटी बनेगी। या कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो लॉफुली अपने ड्यूटी को एक्सरसाइज कर रहा है, तब ये चीज क्लेम करना। या अगर सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन हो, आपको प्रोवोकेशन का रीजन बनाना था, इसलिए जानबूझ के खुद इस इंसान को उकसाया, क्योंकि आपको पता है कि आप थोड़ा सा कुछ बोलोगे सामने वाला भड़क जाएगा जिस बारे में आप बात करो, और फिर उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन, या पब्लिक सर्वेंट के बारे में, उनकी लॉफुल ड्यूटी के बारे में, या राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये 3 प्रोवाइजो थे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के। वही सेम चीज जहां पे क्या होता था, जब हम प्रोवाइजो की बात करते हैं, जब हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात कर रहे थे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यहाँ पे क्या होता था, ये एक्सेप्शन में फॉल करता था, यानी कल्पेबिलिटी कम हो जाती थी, तभी तो ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ। लेकिन जब हम इसके प्रोवाइजो की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि इसके प्रोवाइजो में जब हम जाते हैं, तो वहां पे लाइबिलिटी पूरी बनेगी, वहां पे एक्सेप्शन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वही सेम चीज यहाँ भी कह रहा है, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया, वैसा ही सिमिलर तो हो गया कि भाई जब मर्डर मर्डर एक ऑफेंस हो गया, मर्डर के ऑफेंस का एक्सेप्शन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसके एक्सेप्शंस, वैसे ही यहाँ पे ऑफेंस क्या हो गया, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, उन ऑफेंसेस का यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर प्रोवोकेशन भी किया जाए तो मतलब ये एक्सेप्शन में फॉल हो गया, तो ये एक्सेप्शन वाला केस है। एक्सेप्शन के प्रोवाइजो की बात कर रहा है कि सेम चीज सेक्शन इज सब्जेक्ट टू सेम प्रोवाइजो एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101, वही सेम सारे प्रोवाइजो इस सेक्शन में भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब प्रोवोकेशन हमने क्या भी देख लिया कि अगर प्रोवोकेशन में हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाए तो क्या ऑफेंस, तो क्या लाइबिलिटी है, लेकिन कह रहा है कि अगर प्रोवोकेशन या तो सेल्फ इंड्यूस्ड हो, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हो जब वो अपनी लॉफुल ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लॉफुल एक्सरसाइज की वजह से, अगर आप इफ यू आर क्लेमिंग कि आपको you were provoked and because of which you committed hurt or grievous hurt, आपने cause you caused hurt or grievous hurt to someone, to some other person, तो वो एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहां पे लाइबिलिटी बनेगी। वही सेम चीज ये कह रहा है। देखिए नो नो रिलीफ एक्सेप्शंस, वही सेम 3 चीजें हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन, लॉफुल एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, या प्राइवेट डिफेंस, वही सेम 3 चीजें थी 101 में। अब आते हैं 123। 123 क्या कहता है, देखिए 123 कह रहा है कि causing hurt by means of poison etc with intent to commit an offense, किसी को हर्ट कॉज करना किस चीज से, बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा, मीन्स दे रखा है, यहाँ तो हर्ट कॉज करना है, ठीक है, मीन्स क्या दे रखा है, पॉइजन एक्सेट्रा, या तो पॉइजन या पॉइजन जैसी चीजें एक्सेट्रा, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इंटेंशन क्या है, ऑफेंस कमिट करना। यही चीज है। सेक्शन क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन 123 जो है, इट रिप्लेसेस द erstwhile section 328 of IPC and deals with the criminal act of using substances to incaptivate a victim to commit a crime, यानी कि मतलब ऐसी चीज है, जैसे हमने पॉइजन एक्सेट्रा लिखा हुआ है वो देखा, ऑफेंडर ने जिसने हर्ट कॉज किया है उसने विक्टिम को, सामने वाले को कोई ऐसी चीज दिया, तो पॉइजन दिया या कोई और ऐसी चीज दी, किस लिए, उसका इंटेंशन क्या था, ऑफेंस कमिट करवाना, टू इनकैपेसिटेट अ विक्टिम टू कमिट अ क्राइम, कि भाई उसको वो जो है एक ऑफेंस कमिट कर दे, उससे फैसिलिटेट करवाना ऑफेंस को। देखिए क्या क्या रहा है सेक्शन
whoever administers or to causes to be taken by any person. एडमिनिस्टर यानी खुद देना, ठीक है, और कॉजेज टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, या फिर कुछ ऐसा करता है कि कोई किसी तरीके से उसे दे दिया जाए, मतलब किसी और से दिलवा दिया जाए, किसी और तरीके से, कैसे मिले, उसके खाने में या उसके ड्रिंक में, उसकी जूस में मिक्स करा दिया, किसी और से पहुंच पा दिया, दिलवा दिया। तो एडमिनिस्टर देना या कॉजेज टू बी टेकन मतलब दिलवा देना किसी और तरीके से, ताकि वो उसके अंदर चला जाए, ठीक है। एनी पॉइजन, क्या चीज एडमिनिस्टर करवाना, पॉइजन और एनी स्टूपेफाइंग इंटॉक्सिकेटिंग और अनहोलसम ड्रग और अदर थिंग, कोई पॉइजन, या तो पॉइजन देना, या क्या कह रहा है, अनहोलसम ड्रग, इंटॉक्सिकेटिंग और अनहोलसम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे होश ना रहे, होश खो जाए, होश ही नहीं है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है अब आप कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उस मेंटल स्टेट में हो ही नहीं, जैसे कोई इंसान जब ड्रग्स ले लेते हैं, है? तो फिर दे आर आउट ऑफ देयर सेंसेस, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वही बात करें, अनहोलसम, अनहोलसम मतलब समथिंग दैट कॉजेज यू टू कॉजेज योर ब्रेन टू स्टॉप वर्किंग, भाई आपको टू स्टॉप थिंकिंग, भाई क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है, ऐसी कोई चीज, मतलब कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को हम नार्कोटिक्स कह रहे हैं, वो सारी कोई चीजें, या तो जहर या कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस कोई खुद दे या कॉज करे लेने के लिए, विथ इंटेंशन, क्या यहाँ पे, यहां तक तो क्या एक्ट है वो हमने देखा, विद द इंटेंट टू कॉज हर्ट, इंटेंशन क्या है, हर्ट कॉज करना उस इंसान को, to such person or with the intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, क्यों, इसका इंटेंशन क्या है कि उस इंसान को विद इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन, भाई जिसे जहर दिया उसे किस लिए, हर्ट कॉज करने के लिए तो दिया है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन अगर कोई वैसा ड्रग आपने दिया है तो आपको इंटेंशन था हर्ट कॉज करना, वही कह रहा है, इंटेंशन क्या है, पहला तो उसको हर्ट कॉज करना, और विथ इंटेंट टू कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जानते हुए पहले आप तो उसको हर्ट कॉज करना, या एक कोई ऑफेंस को फैसिलिटेट करना, इंटेंट टू कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और knowing it to be likely that he will thereby be caused, सिंपली किसी को जहर देना या कोई भी और ऐसी ड्रग्स देना, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस देना जिससे आपको पता है कि उसको हर्ट कॉज होगा या ऑफेंस कमिट हो जाएगा, वो इस सेक्शन के अंदर फॉल कर रहा है। देखिए, द अक्यूज्ड मस्ट एडमिनिस्टर और कॉज द विक्टिम टू कंज्यूम अ सब्सटेंस, ठीक है, या तो खुद दे दिया या किसी वजह से किसी तरीके से उसको इनटेक करने में मदद करी, कंज्यूम करने में मदद करी, इट मस्ट बी पॉइजन और एनी इंटॉक्सिकेटिंग स्टूपेफाइंग और हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग चीज हो सकती है जिससे आपका दिमाग जो है, आपके सेंसेस कंट्रोल में ना रहे, इंटेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें हो गई, ये तो क्या हो गया हमारे, ये तो act हो गया, एक्टिव रियर्स, राइट, इंटेंट यानी मेंस लिया, मेंस लिया है क्या, हर्ट कॉज करना, लेकिन हर्ट कॉज करना या कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो हर्ट कॉज करना उसे सीधे सीधे, या क्या है, कमिट करना ऑफेंस, भाई जहर दे दिया तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा ही, ठीक है, या तो एक ऑफेंस कमिट करना, या फिर एक किसी ऑफेंस को फैसिलिटेट करना, मतलब आपको कुछ करवाना है उससे, इसलिए उसको ऐसी सब्सटेंस दे दी जिससे कि वो कर दे, ठीक है, फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज हर्ट, मतलब हर्ट कॉज करना इंटेंशन से या नॉलेज से, या फिर ऑफेंस कमिट करना, या फिर फैसिलिटेट करना ऑफेंस को इस इंटेंशन से, किसी को अगर कोई पॉइजन या कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दिया जा रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा, और जिसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन, ठीक है, विच मीन्स 10 to 10 years प्लस फाइन में ऑल्सो बी फाइन, लाइबल टू फाइन, ये हो गया 1 to 3 सेक्शन 123, ठीक है, जैसे देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग नॉकआउट ड्रॉप्स इन अ क्लब टू रॉब पैटर्न, ठीक है, किसी को रॉब करने के लिए उसके ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देना,
offering prasad on biscuits laced with sedatives to passengers on trains to steal their luggage। यहाँ पे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है ऑफेंस कमिट करना। भाई आप उसको अगर पैसेंजर्स को प्रसाद के नाम पे ये कैसे किसी ट्रेन में कैसे ट्रैवल करते वक्त छोटे बच्चों को लाइक व्हेन यू फॉर द फर्स्ट टाइम और इनिशियली मूव आउट ऑफ द सिटी अलोन विदाउट योर पेरेंट्स और एनीबॉडी, हमेशा ये होता है योर पेरेंट्स ऑलवेज किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। सो इट्स दैट भाई कोई कुछ दे तो मत खाना बिकॉज यू नॉट नो कौन क्या कैरी कर रहा है, राइट? जिसमें सिडेटिव्स थे, क्यों? उसका इंटेंशन क्या था कि बेहोश करके उसकी चीजें चुरा लेना, स्टील देयर लगेज। अब आते हैं 124 पे। 124 क्या कह रहा है? कॉजिंग वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। ये हो गया जो हम पढ़ते थे आईपीसी में, एसिड अटैक के सेक्शंस थे जिन्हें बाद में ऐड किया गया था। ये इनिशियली आईपीसी में नहीं थे पर जिन्हें बाद में ऐड किया गया था, सेक्शन 326 ए एंड बी। मतलब एसिड अटैक एडमिनिस्टर करना और उसको अटेम्प्ट करना, दोनों चीजें। 124 देखिए क्लॉज 1 में क्या कह रहा है, सबसेक्शन 1, whoever causes permanent और partial damage, दोनों चीजें, पहले तो permanent damage या partial damage, दोनों, partial इज आधा, पूरा नहीं, ठीक है? एनीथिंग इट्स नॉट टोटल विच इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी, जो कि ठीक हो जाएगा या पूरी तरीके से नहीं, तो वो पार्शियल हो गया। और डिफॉर्मिटी, डैमेज या डिफॉर्मिटी 2, और बर्न्स और मेम्स और डिसफिगर्स, और या तो कोई ऐसी चीज जिससे कि डैमेज कॉज, तो क्या क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या कॉज हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेज पहला। इन सारी चीजों में लिखा है कि परमानेंट और पार्शियल, ठीक है? तो परमानेंट है या टेम्पररी है? डैमेज या डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी हमने पहले पढ़ा था, डिफॉर्मिटी मतलब क्या हुआ? डिसफिगरेशन है डिफॉर्मिटी, कहीं कहीं से बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई बॉडी, ठीक है? या बर्न्स, जल जाना, और मेम्स, ठीक है? डिसफिगर, डिसेबल, मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स, ये सारी चीजों में से कुछ भी करना, परमानेंटली या टेम्पररी, डैमेज, डिफॉर्मिटी, बर्न, मेम, डिसफिगरेशन, डिसेबलमेंट, सारी चीजें कवर आएंगी, कवर करेंगी इसमें। एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की बॉडी का कोई एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट, पार्ट और पार्ट्स, और causes grievous hurt by throwing acid or by administering acid to that person। कैसे? या तो इन सब में से कुछ कॉज करना या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना। ग्रीवियस हर्ट में डायरेक्टली जब हम बात करते हैं, डायरेक्टली विल गो टू सेक्शन 116, भाई ग्रीवियस हर्ट में क्या चीजें हैं, ठीक है? ग्रीवियस हर्ट कॉज करना किसी इंसान को किस तरीके से? बाय थ्रोइंग एसिड या एडमिनिस्टरिंग एसिड टू दैट पर्सन। सोचो कितना कितना बुरा है, कितना ब्रूटल है, किसी के ऊपर एसिड फेंक देना या फिर उसको एसिड एडमिनिस्टर करना, मतलब एसिड डाल देना। या जैसे बहुत सारी, मान लीजिए कि आपने, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, एसिड कंज्यूम करवा दिया, इस तरीके की कोई केसेस हो गई, ठीक है? और बाय यूजिंग एनी अदर means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or cause the person to be in a permanent vegetative state, या किसी भी और तरीके से, या ये तरीके मेंशन कर रखे हैं, ठीक है? ये सब किस वजह से हो रहा है? एसिड की वजह से। एसिड का क्या, दो चीजें हैं, थ्रो या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर, या तो एसिड फेंकने की वजह से या एसिड एडमिनिस्टर करने की वजह से किसी इंसान को, इन सब में से कोई भी या किसी और तरीके की ग्रीवियस हर्ट अगर कॉज होता है, या कोई और भी मीन से, किसी और तरीके से, किसी भी और तरीके से इनमें से किसी भी नेचर का अगर हर्ट कॉज होता है, या वो इंसान क्या होता है कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। हमने परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट भी देखा है, मतलब एसिड के यूज से या फिर किसी और तरीके से, इनमें से किसी तरीके का, किसी भी तरीके का अगर किसी इंसान को हर्ट कॉज होता है,
या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है, या वो इंसान परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, तो वहां पे पनिशमेंट क्या है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन नॉट लेस देन 10 years, मतलब कम से कम 10 साल की सजा, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। कम से कम 10 साल जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, देखिए 124 को बहुत डिटेल में समझते हैं कि addresses the heinous nature of using corrosive substances because permanent physical and psychological trauma। corrosive substance क्या होता है, जैसे एसिड। corrosive का मतलब क्या होता है, corrosion मतलब जैसे रफनेस हो जाती है, जैसे आप एसिड को फ्लोर पे डालो, ठीक है, अगर आप एसिड को फ्लोर पे डालिएगा तो ऊपर के लेयर जल के और वो रफनेस आ जाती है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं, कोरोड। एसिड की क्वालिटी होती है कोरोड, उसका नेचर होता है। जब आप एसिड, आप सबने जब पढ़ा होगा 10th वगैरह में पढ़ते हैं ना, 8th 9th में पढ़ते हैं एसिड बेसिस, तो एसिड का नेचर क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। उसकी क्वालिटी क्या होती है, फीचर कोरोड करने की, मतलब क्या, वो चीजों के ऊपर प्लेट को जला के खत्म कर देता है, कोरोड कर देता है, जिससे उसमें क्या होगा, वो सरफेस जो है वो रफ सी हो जाएगी। आपने कहीं पे भी डाला, अगर आप डाल के देखोगे फ्लोर पे, तो वो ऊपर की सरफेस जो है वो जल जाएगी। तो वही कह रहा है कि भाई किसी भी कोरोसिव सब्सटेंस का यूज करना जिससे इस तरीके के डैमेजेस होगा। कोरोसिव सब्सटेंस में क्या है, यहाँ पे एक तो क्लियरली दे रखा है, क्या, एसिड, एसिड के यूज से, और बाय एनी अदर मीन्स भी, कोई और तरीके से भी। फैक्टर्स लिए देखिए क्या क्या है, थ्रोइंग, एडमिनिस्ट्रिंग, यूजिंग एनी अदर कोरोसिव सब्सटेंस और एसिड, फेंकना या एडमिनिस्टर कराना या किसी भी और तरीके से कोई कोरोसिव सब्सटेंस या एसिड को डालना। ठीक है, मेंस रिया मतलब इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है हर्ट कॉज करने का, या नॉलेज है कि भाई जो एक्ट है उससे ऐसी इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अगर इंटेंशन नहीं भी है वो कॉज करेगा, वो फेंका नहीं, ठीक है, आप बॉटल में लेके जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो बॉटल क्योंकि खुली हुई है, तो वो ऐसा है कि वो ब्रेकर आएगा, वो हो सकता है रोड पे उछल जाएगा, किसी और तरीके से ब्रेक लिया अचानक से वो उछल जाए, किसी पे जा सकता है, आपको ये चीज पता है। या तो इंटेंशन ही है वो कॉज करने का, या इंटेंशन नहीं भी है तो नॉलेज है कि इस एक्ट से हो सकती है ये चीज। रिजल्टिंग हार्म, हार्म क्या हो रहा है कि ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। किस किस तरीके क्या किया है, परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी, बर्न्स और डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी या वेजिटेटिव स्टेट। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, या तो परमानेंटली या टेम्परेरी क्या हो गया, डैमेज हो गए, डिफॉर्मिटी हो गई, डिफॉर्मिटी मतलब बॉडी डिफॉर्म हो गई। ऐसे जैसे हाँ, आप सबने, आप श्योर आप सबने देखा होगा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो होती हैं, नॉर्मली एसिड अटैक के केसेस जो है वो विमेन के लिए होते हैं, विमेन पे ही उसकी विक्टिम जो है वो विमेन होती हैं। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को आप सबने देखा होगा, उनके फेसेस जल जाते हैं, या बॉडी के जिस ऑर्गन पे, जिस पार्ट पे, इफ इट इज शोल्डर, इफ इट इज देयर लिम्स एंड देयर हैंड्स, किसी जिस ऑर्गन पे वो एसिड गिरा, वो छपाक मूवी देखी है, छपाक मूवी उसी चीज पे बनाई गई थी, अगर जिसने देखी है तो आपको पता है कि व्हाट इज इट अबाउट। एसिड को फेंकने की वजह से वो स्किन जल के निकल जाती है एक लेयर की तरह पूरी तरीके से। तो एसिड अटैक का वही डिफॉर्मिटी क्या हुआ, क्योंकि वो एक एक करके लेयर झड़ने लगती है स्किन की, वो अंदर तक इतना कोरोसिव नेचर होने की वजह से वो इतना जला देता है कि फिर बॉडी जो है वो डिशेप हो जाएगी, वो डिसफिगर हो जाती है। तो वही कह रहा है कि परमानेंटली पार्शियल इंजरी कॉज करना या डिफॉर्मिटी कॉज करना, हाथ पे गिरा, हाथ में जलने की वजह से हाथ डिफॉर्म हो गया, हाथ या तो टेढ़ा हो गया, या डिस्फिगरेशन, डिस्फिगरमेंट, बर्न्स हो गए, डिस्फिगरमेंट हो गया, या फिर किसी और तरीके की परमानेंट नेचर की डिसेबिलिटी, या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट हो गया। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट भी हमने पढ़ा है, जिसमें हम, इसे हम कह रहे थे कि भाई सांस है लेकिन द ब्रेन इज नॉट वर्किंग। तो ये सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा, सेक्शन 124 क्लॉज 1 के अंदर कवर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे फाइन का है, प्रोवाइडेड सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट। जितना भी, जैसे हमने रेप और ये सब के ऑफेंसेस में देखा था कि जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो फाइन अमाउंट होगी, वो ऐसा होगा कि जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर के जो मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको मीट किया जा सके।
सिमिलरली यहाँ भी कह रहा है कि जो फाइन इम्पोज करेगा कोर्ट, पनिशमेंट में दे रखी है इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 10 years, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मतलब मैंडेटरी फाइन हो गया। तो जो फाइन इम्पोज किया जाएगा, कोर्ट जो फाइन इम्पोज करेगी वो ऐसा फाइन दे के किया जाएगा कि जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, उनके ट्रीटमेंट का जितना एक्सपेंस है वो पूरा उससे निकल आए, ताकि वो अपनी सर्जरी करा सके, अपना इलाज करवा सके, उनको ठीक कराने के लिए। And provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid directly to the victim. सेम वैसा ही जैसा कि हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस में देखा था, और ये जो फाइन होगा ये डायरेक्टली विक्टिम को ही पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसिड है क्या। सबसे पहले द लॉ प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डेफिनेशन टू प्रिवेंट लूपहोल्स। पहले तो एसिड जो है उसकी बहुत एक्सप्लेनेशन वन जब हम देखेंगे तो बहुत ब्रॉड तरीके से डेफिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस, पहली चीज तो एनी दे रखा है, स्पेसिफाई नहीं किया है, जो कि एनी ऑल इस तरीके की चीजें जो है वो ब्रॉड ब्रॉड हो जाती हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं लगाया इसमें। तो एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर, क्या चाहिए, कोई भी चीज जिसका एसिडिक नेचर हो या कोरोसिव नेचर हो। एसिडिक या कोरोसिव नेचर की जो भी चीज है उसे हम एसिड कह रहे हैं, और बर्निंग नेचर दैट इज केपेबल ऑफ causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। क्या क्या चीज है देखिए, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस ऑफ कोरोसिव नेचर या बर्निंग कैरेक्टर, या तो कोरोसिव कोरोड कर दे वो, या बर्न कर दे जला दे, ठीक है। और क्या उसकी उसकी वो क्या कर सकता है, केपेबल ऑफ कॉजिंग, और उससे किस तरीके की इंजरी हो सकती है, किस तरीके की इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी है, कोई स्कार, कोई दाग हो जाए, ठीक है, जहां पे गिरा वहां पे दाग हो जाए, या बर्न्स या जल जाए स्किन, टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी, आंखों पे गिरा, आंखों की रोशनी चली गई, यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू सी, तो वो कह रहा है कि परमानेंटली डिसेबल कर दे। और द इंजरी डज नॉट हैव टू बी इररिवर्सिबल टू क्वालिफाई अंडर दिस डेफिनेशन, और जो जो इंजरी हुई वो परमानेंट नेचर की है और उस चीज को वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स का आपने देखा होगा, पर नो मैटर वो कितनी ट्रीटमेंट करा ले, कितनी भी ट्रीटमेंट करा ले, कई बार मल्टीपल सर्जरीज होती है, क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, स्किन अंदर तक खत्म हो जाती है, गल जाती है एसिड की वजह से, उसके बर्निंग कैरेक्टर, उसके कोरोसिव नेचर की वजह से वो जल के खत्म हो जाती है, स्किन उखड़ने लगती है, निकल के एक एक लेयर की तरह दिखती है। सो कह क्या रहा है कि वो जो इंजरी है वो ऐसी है कि उसको वापस ठीक न किया जा सके। तुम बता रही थी जैसे जब एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन कि मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, मल्टीपल सर्जरीज। फर्स्टली तो पहले उनके जहां तक इंजर्ड हो चुके हैं, जिस डेप्थ तक स्किन जो भी लेयर तक खत्म हो चुकी है, इंजर्ड हो चुकी है, उसे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसे हटाने के लिए पहले, उसके बाद उसे ठीक, थोड़ा ठीक करने के लिए, एक शेप देने के लिए उनकी मल्टीपल सर्जरी होती है, फिर भी डिस्पाइट दैट वो कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाते, वो हील नहीं हो पाता है, वो परमानेंटली फेसेस या जिस बॉडी पे पड़ा है वो डिसफिगर हो जाते हैं। गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा हो। तो ये नेचर यही कह रहा है कि भाई इंजरी का नेचर ऐसा है कि ये परमानेंट नेचर है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल, ये हो गया तो इसका कोई उपाय नहीं है। सर्जरी भी करा लो, कितनी भी सर्जरीज करा लो, लेकिन वो कंप्लीटली ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन दे रखा है। अब इसका सब क्लॉज टू, सबसेक्शन टू जो है, जैसे मैंने पहले बताया, ये 124 जो है ये दो सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। आईपीसी के हमने डिस्कस किया कौन से सेक्शन में, आईपीसी के 326 ए और बी में दे रखा है। तो मैंने इसको बताया, पहला जो था 26 ए वो बात करता था जो हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा, यानी उसको थ्रो करना या एडमिनिस्टर करना, एसिड को थ्रो करना, एसिड या किसी भी कोरोसिव सब्सटेंस को थ्रो करना या एडमिनिस्टर करना। और जो 326 बी था वो बात करता था थ्रो करने के, एडमिनिस्टर करने की अटेम्प्ट की, अटेम्प्ट किया गया है, द ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड बट इट हैज बीन अटेम्प्टेड। वही सेम चीज कह रहा है, देखिए, इफ द एसिड डज नॉट लैंड और कॉज द इंटेंडेड डैमेज,
जो डैमेज इंटेंडेड था वो हुआ नहीं, उससे वो कॉज नहीं हो पाया। द अटेम्प्ट इज अ सीरियस क्राइम, उसके अटेम्प्ट को भी पनिशेबल रखा गया है। थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, फेंकना या फेंकने की कोशिश करना, अटेम्प्टिंग टू थ्रो, कोशिश करने को भी रखा गया है। थ्रो करना, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तब तो वो सीरियस ऑफेंस है ये जो सबसेक्शन 1 में आ गया। पर अगर ऑफेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, आपका जो इंटेंशन था वहां तक वो चीज नहीं हो पाई, वो डैमेज नहीं हो पाया, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, वो बस इवेंट जो जो ऑफेंस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वहां पे सिर्फ अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इंटेंशन था, इंटेंशन था तभी तो अटेम्प्ट हुआ। तो अटेम्प्ट को भी सीरियस, इसके सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए उसे भी पनिशेबल बनाया गया है। हालांकि इट इज लेसर देन ऑफ कोर्स द ऑफेंस व्हेन इट इज कमिटेड, बट स्टिल इट इज वेरी सीवियर एंड इम्प्रिजनमेंट इसके लिए क्या है, 5 साल तक की, कम से कम 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है। एक्सटेंडेबल अप टू 7 years, मतलब 5 से लेके 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट। और फाइन यहाँ पे भी देखिए, whoever throws or attempts to throw acid, हमने पहले वाले में क्या पढ़ा, throwing और administering, यहाँ पे क्या कह रहा है, attempt to any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means, किसी भी और तरीके से, with the intention of causing permanent or partial damage, deformity, burns, maiming, disfigurement, disability, grievous hurt to that person। सेम चीजें जो हमने प्रीवियस वाले सेक्शन में पढ़ी, सब सेक्शन में यही सेम चीजें तो वहां भी थी। मेन, डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी, यही सेम चीज है, डिफॉर्मिटी, वही से परमानेंट इंजरी, ग्रीवियस हर्ट, यही सेम चीजें थी उसमें। पर क्या था, थ्रोइंग या एडमिनिस्ट्रेटिंग, यहाँ पे अटेम्प्ट की वजह से, अगर अटेम्प्ट हुआ है किस चीज का, इन चीजों के इंटेंशन से, इंटेंशन तो यही है, इंटेंशन से ही मैं, लेकिन बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन द ऑफेंस कुड नॉट बी कंप्लीटेड, तो वहां पे पनिशमेंट क्या है, 5 से 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड मैंडेटरी फाइन। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 1 में हमने देखा कि एसिड का क्या मतलब है, एसिड का मतलब दिया हुआ है पहले। उसके बाद दूसरी चीज बताता है एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट विजिट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल, मतलब जो डिसेबिलिटी हुई है, जैसे आंखों पे गिरा जिसकी वजह से आंखें चली गई, ठीक है, एक कान पे गिरा एसिड जिसकी वजह से ये कान गल के खत्म हो गया, तो जो भी डिसेबिलिटी हुई है या जो भी डैमेज हुआ है, या अगर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है, जो भी डिफॉर्मिटी, डिसफिगरेशन, डैमेज, डिसेबिलिटी जो भी हुई है वो परमानेंट नेचर की है, उसको इरिवर्सिबल, हमने पढ़ा था ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या था, रिवर्सिबल जिसे रिवर्स किया जा सके, मतलब वापस जैसे पहले की तरह लेके आया जा सके। इरिवर्सिबल जिसका वापस पहले की तरह होना नामुमकिन हो, अब नहीं किया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल किस्म का डैमेज है, मतलब इसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता, जिस जिस तरीके का पहले था वो वैसा नहीं हो पाएगा। तो सेक्शन 1 to 4 बात करता है एसिड अटैक की। नई चीज इसमें क्या क्या देखा है, किसी में हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम है, सब जैसा था वैसे ही, कुछ चीजें इंक्लूड क्या की गई है इसमें, वेजिटेटिव स्टेट को इंक्लूड किया गया है जो पहले नहीं था, 326 ए और बी जो दोनों हमने पढ़ा। इसमें एक और चीज हमने हमने क्या देखी थी, बाकी सारी चीज तो पहले भी थी, लेकिन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट भी लिखा हुआ है। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट जो है ये टर्म पहले आईपीसी में नहीं मिलता, ये बीएलएस में एडिशन है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट को भी इसमें इंक्लूड किया। साथ ही साथ कॉम्पनसेशन को लेके जो क्लैरिटी है, जो चीज दी हुई है कि एक्सप्लिसिटली लिंकिंग फाइंड्स टू द विक्टिम्स एक्चुअल मेंटल कॉस्ट, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, जो चीज आईपीसी में डिफाइन की बात वहां भी की गई थी, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि फाइन इस चीज को ध्यान में रख के दिया जाएगा कि भाई कितने मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो विक्टिम है उनकी, और डायरेक्टली विक्टिम को ही दिया जाएगा उनके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कि वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकें। और तीसरा, रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस टू इंश्योर ऑल केमिकल अटैक्स आर कवर्ड। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोरोसिव सब्सटेंस टर्म यूज किया हुआ है ये बताता है कि भाई इसके अंदर सारे अटैक्स, जो सारे किसी भी तरीके का केमिकल, कोई भी केमिकल जो कि कोरोसिव नेचर का है वो सारे कवर हो जाएंगे। अब आते हैं 1 to 5, मतलब इस टॉपिक के, कौन से टॉपिक के, चैप्टर नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, इस टॉपिक, द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड ऑफ हर्ट
स्टार्ट किया था, यही चैप्टर स्टार्ट किया था, ये टॉपिक स्टार्ट किया था ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ के बाद, जिसमें हमने बहुत सारे ऑफेंसेस देखे, जिसमें हमने मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ये सारी चीज देखी। उसके बाद हमने ये टॉपिक शुरू किया हर्ट। अब हर्ट वाला जो टॉपिक है उसका लास्ट सेक्शन, देन विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, जिससे सिर्फ दो ही सेक्शन थे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो पहले 125 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब ऐसे एक्ट्स जो कि खुद की या किसी और एक्ट्स एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, जो दूसरे की जिंदगी या सेफ्टी, मतलब लाइफ इज जिंदगी, सेफ्टी यानी उनकी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो, ऐसे कोई भी एक्ट जो उनकी लाइफ या सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसको खतरे में डाले, एंडेंजरिंग, उसको खतरे में डाले। अब दो चीजें यहाँ पे इंक्लूड हुई है, ये तो लिखा है एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, मतलब लाइफ और सेफ्टी किसी एक्ट से अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, एंडेंजर हो रही है, तो वो इसके अंदर कवर आ गया, कवर हो गया। किस किस चीज के बारे में एक्चुअली बात करता है, ये दो चीजों के बारे में, रैशनेस या नेग्लिजेंस, दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। दो टर्म हमने पहले भी ये टर्म पढ़े हैं, नेग्लिजेंस और रैशनेस, पहले भी पढ़े हैं। तो वही सेम नेग्लिजेंस और रैशनेस की बात यहाँ की गई है कि अगर कोई एक्ट ऐसे हैं जो कि या तो रैशनेस से किए गए हैं या नेग्लिजेंटली किए गए, रैश एक्ट्स हैं या नेग्लिजेंट एक्ट्स हैं, तो वो जिससे कि कैसे एक्ट, जिससे कि ह्यूमन लाइफ को, किसी की लाइफ को एंडेंजर हो रहा है, किसी की लाइफ को खतरा हो रहा है, तो वो सेक्शन 125 में फॉल करेंगे। सेक्शन क्या कह रहा है, whoever does any act so rashly or negligently, मतलब एक्ट कैसा है, रैश या नेग्लिजेंट, एक्ट जो है वो रैश या नेग्लिजेंट है, ठीक है, एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, जिससे कि किसी की लाइफ, दूसरे की लाइफ की सेफ्टी को खतरा हो, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, दिस, ठीक है। तो क्या है भाई, एक्ट मस्ट हैव डन एन एक्ट, द अक्यूज मस्ट हैव डन एन एक्ट रैशली और नेग्लिजेंटली। रैशली का क्या मतलब हुआ, रैश जब हम बात करें, हमने बार बार कहा रैश और नेग्लिजेंट, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर आल्सो, रैश और नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है। रैश का मतलब हुआ हड़बड़ी में, रेकलेसनेस की वजह से, बिल्कुल एकदम ध्यान ही नहीं दिया, हड़बड़ी में सारी चीजें कर दी, ठीक है, जैसे रैश ड्राइविंग हम कहते हैं, बहुत तेजी से गाड़ी चलाना ध्यान दिए बिना। और नेग्लिजेंट का क्या मतलब हुआ, नेग्लिजेंट का मतलब हुआ कि जब हम ड्यू केयर की बात करते हैं, ड्यू केयर का, वो ड्यू केयर जो था रिक्वायर्ड वो नहीं लिया गया, फेलियर टू टेक केयर, उसे कह रहे हैं नेग्लिजेंट। लेकिन जहां पे क्या हो गई, हेस्टीनेस आ गई या रेकलेसनेस आ गई, वहां पे उसे हम रैश कहते हैं, ठीक है। डेंजर क्या है, या तो ह्यूमन लाइफ को खतरा हो रहा है या फिर किसी की सेफ्टी को। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में कहीं पे भी इंटेंशन की बात नहीं की गई है, क्या कह रहा है, whoever does any act so rational negligently as to endanger human life or safety of others, कोई भी चीज जब रैशली या नेग्लिजेंटली की जाए तो उसकी पनिशमेंट, जिससे कि किसी की जान को या सेफ्टी को खतरा हो, तो उसकी पनिशमेंट ये होगी। लेकिन क्या ये कहीं पे इंटेंशन की बात कर रहे हैं, नहीं। सो क्लियरली हमें इससे पता चलता है कि इस सेक्शन के अंदर लाइबल होने के लिए इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। इट इज सफिशिएंट दैट योर एक्ट वाज रेकलेस, that your act was such that it would have resulted into somebody's somebody's death, किसी की जान पे खतरा, जैसे बहुत बिना सोचे समझे बिल्कुल गाड़ी चलाना, रैशली गाड़ी चलाना, वो भी इसके अंडर कवर हो जाएगा। इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, लेकिन आपकी एक्ट से खतरा तो हो रहा है ना भाई, आपको पता है कि हाँ ये किसी की लाइफ जा सकती है। Intent to kill is not required. There is an implied lack of due regard for consequences. हालांकि कोई नॉलेज इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो होना चाहिए था वो नहीं किया। तो इस केस में पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट देखिए क्या है, 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 2500 रुपीज, 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या 2500 तक की फाइन, ये दे रखा है इसमें पनिशमेंट। और इसके साथ ही साथ अगर वेयर हर्ट इज कॉज, अभी देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है कि कुछ कॉज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो एक्ट ऐसा था जिससे कि किसी की, इतना रैश है, इतना नेग्लिजेंट था जिससे कि खतरा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैज बीन डन इट येट, नो ऑफेंस कमिटेड, नो ऑफेंस पहला पार्ट में।
जब कोई ऑफेंस नहीं हुआ है तब 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और 2500 रुपए फाइन। दूसरा पार्ट कह रहा है अब उसकी वजह से, किस उस एक्ट की वजह से, जो एक्ट किया गया, जो रैश एक्ट था या जो नेग्लिजेंट एक्ट था, उसकी वजह से हर्ट कॉज हुआ। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि उस एक्ट की वजह से हर्ट कॉज हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की और फाइन जो है वो 5000 हो गया। पहले पार्ट में क्या था कि भाई एक्ट है लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो वो छोटा मोटा सा पनिशमेंट लगा रखा है, 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट, 2500 का फाइन। अब उसकी वजह से, एक्ट की वजह से हर्ट कॉज हो गया, ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट, हर्ट कॉज हो गया, तो क्या 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और 5000 तक का फाइन। लेकिन उस एक्ट की वजह से ग्रीवियस हर्ट जब कॉज होता है, ग्रीवियस हर्ट इज कॉज, अब जैसे मान लीजिए यही सेम कह रहा है कि भाई आपने जो एक्ट किया, आपको पता नहीं था कि भाई आप एक मान लीजिए बहुत हेवीली ट्रैफिक वाला जगह है, वाली जगह है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, भाई जैसे फ्लाईओवर है, से अगर फ्लाईओवर पे रश है, ठीक है, और रोड के या कोई भी रोड है बहुत रश, हेवी रश वाला रोड है, और साइड में जो फुटवॉक होता है, फुटवॉक पे आपने बाइक चढ़ा दी, वो बहुत तेजी से चला रहे हो, तो आपको पता है कि सामने से कोई अगर धीरे से आ रहा है तो वो लगेगा तो वो इंजर्ड हो जाएगा, राइट। बस उसी की बात कर रहे हैं, या फिर रैशनेस और नेग्लिजेंस की। और अगर उस एक्ट की वजह से ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है, इसके पहले क्या था, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाए तब क्या हो जाएगा, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन, या वो मतलब विदाउट फाइन, दोनों चीजें हैं। मतलब तीनों में देखिए 3 स्टेजेस हो गए, यहाँ पे इसको सीवियरिटी के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, क्या हो गया, एक्ट हो गया, ठीक है, एक्ट तो हो गया। अब आता है स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है, नो ऑफेंस, ऐसे एक्ट, एक्ट तो है, एक्ट तो कॉमन है, तो है। पहले में क्या कह रहा है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ, ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट, इसके बाद स्टेज 2। स्टेज 2 क्या कह रहा है, हर्ट फॉल्स, हर्ट हो गया, सिंपल हर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट मोर देन प्रीवियस, ठीक है। दूसरा स्टेज 3 क्या हुआ, स्टेज 3 ग्रीवियस हर्ट फॉल्स, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट। यही सेम चीज तो कह रहा है कि एक्ट तो सारे में है, एक्ट तो सारे में है, एक्ट वही सेम चीज तीनों केसेस में है, लेकिन उससे जब कुछ नहीं होगा तो मिनिमम पनिशमेंट है कितनी थी, 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और 2500 तक की फाइन। उसके बाद अगर उससे हर्ट कॉज हो गया तो पिछले वाले से ज्यादा हो जाएगा, 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और 5000 तक का फाइन। और अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, आप क्या की वजह से मान लीजिए चलते 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 चले गए और ऐसा हुआ कि किसी के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, जिससे उसका एक पैर परमानेंटली डैमेज हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया, ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की वजह से पिछले दोनों केसेस से इसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, सिवियरिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन या बोथ, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक ऑफ हर्ट, जिसमें हमने बात की 114 से शुरू हुआ था, हर्ट का टॉपिक 114 से, जिसमें सबसे पहले 114 क्या बताता है कि हर्ट क्या है, द सेक्शन डज नॉट क्रिमिनलाइज द ऑफेंस ऑफ हर्ट, नहीं, सिर्फ डेफिनेशन सेक्शन है, सिर्फ बताता है कि हर्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद वाले सेक्शन में बताया है कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट क्या होगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फिर है, क्या बात करता है, 116 बताता है ग्रीवियस हर्ट क्या होगा, जिसमें 8 क्लॉजेस दे रखे हैं, 7 चीजें तो हैं जो स्पेसिफिक नेचर की है, ब्लाइंडनेस हो गई, या कोई परमानेंट डिसेबलमेंट है, कुछ भी ऐसा, या डिफॉर्मिटी हो गई, या बोन्स का परमानेंट फ्रैक्चर है, कुछ भी ऐसा डिसलोकेशन है। लेकिन जो 8th लास्ट क्लॉज है वो कहता है कि भाई कोई भी और ऐसे नेचर का डैमेज, कोई भी और ऐसे नेचर का बॉडीली पेन जो कि 15 दिन तक अगर सीवियर बॉडीली पेन रहता है किसी इंजरी से, तो वो भी इसके अंदर
कवर हो जाएगा। उसके बाद वाला सेक्शन हमें बताता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसकी पनिशमेंट क्या हुई। इसके बाद देखिए करके अलग अलग सेक्शन में हमने देखा किसी एक स्पेसिफिक सिनेरियो को लिया है, उस केस में हर्ट होगा तो क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा तो क्या होगा, हर्ट होगा तो क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा तो क्या होगा। ये अलग अलग हर सेक्शन में दो दो सब सेक्शंस करके इस तरीके से अलग अलग सिनेरियोज दे रखे हैं। अब तक 125 हमने यही देखा, ठीक है, जिसमें 124 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बात करता है, जिससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, जो बात करता है एसिड अटैक की। इसमें भी 326 ए और बी जो दो सेक्शंस है इसको उसको मर्ज करके दो सब सेक्शंस बना दिए गए हैं। पहला सब सेक्शन जिसमें बात करता है एक्चुअली एसिड को या किसी भी और कोरोसिव सब्सटेंस को थ्रो या एडमिनिस्टर करने की, और जो सबसेक्शन बी है वो बात करता है इसके अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे करते करते एंड 125 तक up till we have covered which ends with which we end this topic, we complete this topic, ठीक है, ये कवर हो गया। अब हम आते हैं wrongful restraint और wrongful confinement। तो जैसा मैंने बताया कि इस टॉपिक के अंदर दो ही सेक्शंस हैं, 126 और 127, ठीक है। एक है वन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बताता है, दूसरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बताता है। अब बिफोर एक्चुअली रीड द सेक्शंस, पहली चीज रिस्ट्रेंट एक टर्म, दूसरा कन्फाइनमेंट, राइट। ये दो टर्म्स है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, लेकिन ये दोनों के साथ एक कॉमन टर्म जो जुड़ा हुआ है वो है रॉन्गफुल, मतलब गलत तरीके से, रॉन्गफुल गलत तरीके से, रिस्ट्रेंट हो या कन्फाइनमेंट हो दोनों समझेंगे क्या है, लेकिन जो भी है दोनों गलत तरीके से क्या गया, रॉन्गफुल तो दोनों में है, ठीक है। तो सेक्शन 126 एंड 127 जो कि देखिए 339 से 348 था आईपीसी का, आईपीसी में इतने सारे सेक्शंस थे। इससे हमें एक और चीज समझ में आई कि मतलब जो वेरियस स्कैटर्ड सेक्शंस थे उसे मर्ज करके अलग अलग सब सेक्शन को करके मर्ज करके एक सेक्शन बनाए गए हैं, तभी तो एक सेक्शन रिस्ट्रेंट एक सेक्शन कन्फाइनमेंट और खत्म हो गया टॉपिक। लेकिन जब पहले इतने सेक्शंस थे मतलब क्लियरली इसको मर्ज किए गए हैं सेक्शंस को। These sections deal with offences that restrict a person's liberty of movement either wholly or part. ऐसे ऑफेंसेस हैं, ये क्या बात करते हैं रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट, ऐसे ऑफेंसेस हैं ये जहां पे किसी इंसान की, मेरी आपकी कोई भी किसी की भी राइट टू मूवमेंट को, भाई मेरा राइट है मैं ऐसे चलूं, ठीक है, राइट टू मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप अब जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते हो। तो ईदर कंप्लीटली और पार्शियली दोनों चीजें लिखी, या तो कंप्लीटली बंद कर दिया गया मतलब बंधक बना दिया गया, भाई ऐसे यहाँ पे बांध दिया मुझे, ठीक है, इतनी दूर में कि इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो अब इस सर्कल के बाहर में जा ही नहीं सकते, तो कोई स्कोप ही नहीं है, मुझे बांध दिया है तो, ठीक है। एक ये, या मान लीजिए कि यहाँ पे तीन दरवाजे हैं, ऐसे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक दो तीन तीन दरवाजे हैं, एक दरवाजा बंद कर दिया कि इधर नहीं जा सकते, ये ऑप्शन हुआ, बाकी दो में तो मेरे पास रास्ते हैं जाने के लिए, तो ये पार्शियल कन्फाइनमेंट है, मैं जा तो सकती हूँ ना, इधर से नहीं जा सकती। ये है जैसे रोड पे कई बार कंस्ट्रक्शन होता है या किसी और वजह से वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, तो डाइवर्जन होता है कि ये ऐसे मान लीजिए है सेक्शन, यहाँ पे दिस द सर्कल, यहाँ पे ऐसे ये बंद कर दिया जाएगा रोड कि नहीं यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, अब आपको इधर जाना है तो आपको ऐसे घूम के इस तरीके से, ये होता है। तो ये जो चीजें हैं कि भाई किसी की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, राइट टू मूवमेंट जो है वो सबका फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना कंप्लीटली या पार्शियली, पार्शियली इज आधा थोड़ा, और कंप्लीटली होली इज पूरी तरीके से उसे रोक देना, ठीक है। उसी के बारे में ये दो सेक्शंस बात करते हैं। तो अब शुरू करते हैं 126 यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से। अब जैसे मैंने पहले बताया कि रॉन्गफुल टर्म तो दोनों के साथ है, तो हमें पता है जब हम रॉन्गफुल कह रहे हैं मतलब गलत तरीके से किया गया, चाहे वो रिस्ट्रेंट की बात करें या कन्फाइनमेंट की, जो भी हो रहा है वो गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। सेक्शन देखिए क्या है, क्या है सेक्शन 1, whoever voluntarily, वॉल्यूंटेरली क्या गया है पहली चीज, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पर्सन, ऑब्स्ट्रक्ट्स मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, यानी किसी जो हम लोग बहुत ही सिंपल जो लेमैन लैंग्वेज में से कहते हैं अड़ंगा लगाना, कि उधर जा नहीं सकते, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, मुसीबतें क्रिएट करना,
so as to prevent that person from proceeding in any direction, किसी डायरेक्शन में, एनी लिखा है और नहीं है, देखिए एनी डायरेक्शन, ठीक है, एनी डायरेक्शन मतलब किसी रास्ते में जाने के लिए, किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में जाने के लिए जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाए, जब उधर जाने के लिए रास्ते में जो है बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस अगर लगाए जाएं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, wrongful restraint। इसमें क्या होता है, in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। कोई एक इंसान है, किसी एक इंसान को जाने में, किसी एक डायरेक्शन में, सब तरफ से नहीं, जैसे मैंने कहा, मैंने ये रोड का एग्जांपल दिया, ठीक है, ये एक सर्कल है, इधर से रोड आ रही है, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, ठीक है, ऐसे है। अब आपको ये रास्ते पे जाना है, ऐसे, ठीक है, अब आपको ऐसे जाना, प्लीज, अगर ऐसे ऐसे सीधे जाना है आपको, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे 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 ऐसे, और इस तरीके से ऐसे आप जाओगे, लेकिन किसी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन है जिस वजह से ये रोड बंद कर दी गई, यहाँ नहीं जा सकते, तो आप ऐसे कैसे जाओगे। अब आप बोला जाएगा भाई कि डाइवर्शन लगा है यहाँ पे, इधर से नहीं जा सकते, तो आपको कैसे करना होगा, आपको ऐसे आके ऐसे जाना है, फिर ऐसे जा सकते हो। तो जाने का अलाउड है, जा रहे हो, लेकिन बस ये रास्ते से नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये जिधर आपका राइट टू प्रोसीड है, मतलब आपका हक है उधर जाने का, राइट टू प्रोसीड है, लेकिन उसमें से किसी एक रास्ते में जिधर आपका राइट टू प्रोसीड है, वहां अगर किसी एक डायरेक्शन में जाने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, रिस्ट्रेंट किया जाए, मना किया जाए, तो उसे कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए, किसी एक तरफ से सिर्फ मना किया गया है, सब तरफ से नहीं। मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, इसमें ये एक रूम है जिसका एक डोर यहाँ है, एक डोर यहाँ है, ये दो डोर हैं। यहाँ पे अगर ये इंसान बाहर से कोई ताला बंद करके चला जाए कि नहीं आपको नहीं जाने दिया जाएगा इधर से, तो यहाँ पे अगर उसने लॉक लगा दिया कि आप इधर से नहीं जा सकते हो, तो उसने यहीं पे तो लॉक लगाया है, यहाँ से चले जाओ। कोई एक रास्ता भी आपके पास हो, जब आपको पूरी तरीके से कैद नहीं किया गया है, कोई एक रास्ते पे जाने से ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, मना किया गया है, रिस्ट्रेंट किया गया है, तो इसे wrongful restraint कह रहे हैं। For wrongful restraint to occur, it is very important that the person has been restrained from going into any specific direction, one specific direction, किसी एक तरफ या दो तरफ से रोका गया है, पर आपके पास रास्ता है जहां आपका माना वहां पे राइट था, ठीक है। रॉन्गफुल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट का ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि राइट टू मूवमेंट है, राइट टू लिबर्टी, मतलब जहां हम करें वहां जाओ भाई, मुझे क्या, मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन जब आपका राइट होते हुए आपको कहीं जाने से रोका जा रहा है, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर जगह जाने से रोका गया, आपको किसी एक तरफ जाने से रोका गया है, ठीक है। यही ये सेक्शन कह रहा है। फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मेयर वर्बल थ्रेट और कमांड कैन कॉन्स्टिट्यूट ऑब्स्ट्रक्शन। जरूरी नहीं है कि मार पिटाई करके रोक गया, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया वहां पे, या बोल दिया, डरा धमका जाए कि नहीं इधर से नहीं जाना है, तो कुछ भी उसके लिए जरूरी नहीं है कि मार पिटाई करके उसे बिल्कुल बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए इस सेक्शन के होने के लिए इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स क्या क्या है इसके लिए। अक्यूज्ड मस्ट क्रिएट एन ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट्स द कंप्लेंट फ्रॉम मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब यही देखिए आगे वाले सेक्शंस में 127 जब हम पढ़ेंगे तो हम इसी एक एग्जांपल से इसकी डिस्टिंक्शन समझ जाएंगे। हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट हुआ है, और क्योंकि आपका राइट है इसीलिए तो हम रॉन्गफुल कह रहे हैं। दोनों में हमने क्या देखा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो, दोनों के होने के लिए रॉन्गफुल होना जरूरी है, गलत तरीके से रोका गया है। लेकिन रिस्ट्रेंट में किसी एक डायरेक्शन में जाने से सिर्फ रोका गया है आपको। मेथड क्या हो सकता है, फिजिकल बैरियर्स लगा देना, जैसे रोड ब्लॉक कर दिया, या मैकेनिकल मीन्स हो सकते हैं, डोर ताले बंद कर दिए, या साइकोलॉजिकल मीन्स डरा धमका दी कि निकलना मत यहाँ से, ये भी तरीके हो सकते हैं। और राइट टू मूव है यहाँ पे, विक्टिम हैज अ लीगल राइट टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। और इसे कि इसका एक सेक्शन भी दे रखा है, ये तो राइट बताया है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किसे कहेंगे, भैया आपका राइट टू मूव जिस डायरेक्शन में था वहां पे जाने से, उसमें से किस राइट टू डायरेक्शन है, राइट टू मूव है, राइट टू प्रोसीड है, वहां जाने से, जाने के लिए किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकना, ठीक है, उसे हम रॉन्गफुल
रिस्ट्रेंट कह रहे हैं, साथ ही साथ एक एक्सेप्शन भी बता रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not offense। जहां पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, भाई किसी का प्राइवेट लैंड है, आप डेली डेली यहीं से गुजर रहे हो, ये रास्ता थोड़ा है, तो यहां से जाने से आपको रोक सकता है, बोले कि इधर से जाओ ना, ये मेरे लैंड पे से क्यों जा रहे हो, फिर ये तो ट्रेसपास कर रहे हो। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, प्राइवेट वे ओवर लैंड, अगर प्राइवेट लैंड है कुछ भी ऐसा, उस पे से जाने के लिए रोकना वो ऑफेंस नहीं होगा। किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोकना जो है वो ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर प्राइवेट लैंड है कुछ भी है, उस पे से जाने से रोकना, इफ द पार्ट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर जो रास्ता है वो किसी का घर है, यहाँ पे ठीक है, ये घर है, इस घर तक पहुंचने के लिए, इस घर तक पहुंचने के लिए ए ने क्या किया कि भाई यहाँ पे पूरा ये जगह को ठीक कराया, इसको बनवाया ऐसा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पूरा खाली है, किसी का प्राइवेट रास्ता है और उस पे से वो आने के लिए रोक सकता है, वो प्राइवेट रास्ता है, सिर्फ उसने अपने लिए बनवाया है, तो वो वहां पे प्रोहिबिट कर सकता है फिर दूसरे को, नहीं आप इस पे से नहीं जा सकते, वही क्या है, द पाथ इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो जो रास्ता है वो किसी का प्राइवेट है, वो उसके घर जाने का रास्ता है, और a restricted area where the victim has no right to be, no offense is committed। या तो किसी का प्राइवेट रास्ता है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे विक्टिम में जाने की कोई राइट ही नहीं है, जैसे अगर कोई जगह है जहाँ पे लिखा है एंट्री प्रोहिबिटेड, ठीक है, अगर इस तरीके का लिखा हुआ है या एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, फिर भी वहां जा रहा है, वहां पे जा रहे हो आप और सामने वाले जाने से मना कर दिया कि नहीं आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो अब, तो यहाँ पे नहीं बोलो कि रिस्ट्रेंट कर दिया गया जाने से, क्योंकि आपको पहले ही से मना किया हुआ था वहां पे नहीं जा सकते हो। तो सेक्शन 126 बस यही बात कह रहा है कि भाई किसी एक डायरेक्शन में किसी इंसान को जाने से रोकना इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, सब तरफ से रास्ता बंद नहीं हुआ है, आप बाकी कहीं भी जा सकते हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक तरफ से नहीं जा सकते। तो when you have a right, आपके पास हालांकि राइट है जाने का, लेकिन बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन आपको किसी एक तरफ से जाने से जब रोका जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाए, तो उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं। लेकिन यही रिस्ट्रेंट अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट पाथ है, उस पर जाने से कोई रोकी या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा, तब ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा, तब तो आपके पास राइट ही नहीं था यहाँ पे जाने के, किसी का प्राइवेट रास्ता, तो इस पे से क्यों जाओगे भाई, वो रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है देखिए, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment up to 1 month or fine which may extend to 5,000। किसी बात कह रहा है एकदम सिंपल सा सेक्शन, भैया छोटा सा ऑफेंस है तो वैसे ही कम पनिशमेंट, क्योंकि भाई मैं बस मेरा बस ये कहना है कि तुम इधर से मत जाओ, लेकिन बस बाकी रास्ते हैं ना, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, जैसे मन करे वैसे जाओ, बस इधर से मत जाओ। तो क्योंकि सिर्फ एक तरफ से मना किया गया है, सारा रास्ता नहीं बंद किया गया है, सब तरफ से रोका नहीं गया है, छोटा सा ऑफेंस है, इसलिए इसकी पनिशमेंट में थोड़ी सी, क्या कह रहा है भाई, कितना पनिशमेंट है, कहा गया 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है या फिर 5,000 तक का फाइन, ठीक है, ये लगाया जा सकता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विजय कुमारी मांगी वर्सेस श्रीमती SM राव। इस केस में कोर्ट ने कहा भाई जो एलिगेशंस लगाए गए थे कि ऐसा है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं हुआ, इसमें क्या था, हॉस्टल अलॉटमेंट वाज कैंसल्ड बाय द मैनेजिंग कमिटी एंड द रूम वाज सब्सिक्वेंटली लॉक्ड प्रिवेंटिंग द कंप्लेनेंट फ्रॉम एंटरिंग, भाई आप अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं है, क्यों, उसके पीछे का रीजन जो रेशियो रेसिडेंट आया था, रेशियो था, वो क्या था कि wrongful restraint only occurs if the person has a legal right to proceed। wrongful restraint होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका लीगल राइट हो उधर जाने का, जैसे हमने एक्सेप्शन में पढ़ा किसी की प्राइवेट जगह है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो वहां राइट ही नहीं है, तो क्योंकि राइट ही नहीं है तो ऑफेंस कैसे कमिट होगा, इसीलिए इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए बहुत क्लियर लिखा है, दैट अ पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। रॉन्गफुल क्यों टर्म यूज किया, क्योंकि आपका राइट, आपको आपके राइट से रिस्ट्रेन किया जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए रॉन्गफुल है।
उस जगह जाने का एक राइट है आपके पास, उस तरफ से जाने का, लेकिन बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन आपको उधर से जाने के लिए रोका गया है, इसलिए ऑल्दो यू हैड द राइट बट यू वर रिस्ट्रिक्टेड, इसीलिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। और जहां राइट ही नहीं है वो तो एक्सेप्शन में फॉल कर गया, वहां तो फिर ऑफेंस होगा ही नहीं। वही सेम चीज के ये कोर्ट में कहा इस केस में कि wrongful restraint only occurs if the person has a legal right to proceed. Since the allotment was cancelled, the complainant no longer had the right to enter. अब जब allotment ही cancel हो गया, तुमने allotment के बेसिस पे तुम वहां गए थे ना, जब allotment ही cancel हो गया, तुम्हारा right है ही नहीं वहां जाने का, फिर तुम्हें क्यों जाने देगा? वो तो wrongful restraint तो हुआ ही नहीं वो। इसके बाद एक और केस कन्हैयालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कोर्ट ने कहा कि there must be an intentional act of obstruction. Accidental or unintentional blockage does not satisfy the requirements of this section. इस सेक्शन के होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है वो इंटेंशनली डेलिबरेटली किया गया हो। ठीक है, अगर गलती से हो गया तो उसे इसके अंदर नहीं कवर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई रास्ता है, उसमें गलती से किसी ने या तो गुड फेथ में या गलती से किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया वहां पे, अब उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं कहेंगे। किसी ने जानबूझ के अगर रोड ब्लॉक कर दिया है, आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तब जो है, तब आपका रास्ता अगर किसी भी तरह से ब्लॉक किया है तो वो तब इस ऑफेंस ये कहेंगे कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब आते हैं 127। अब देखिए, वंस वी रीड दिस डेफिनेशन तो हमें कुछ छोटे एग्जांपल से इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन समझेंगे, क्योंकि ये सेक्शंस जो है, इन सेक्शन से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चंस पूछते कहाँ है, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं नॉर्मली, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफेंसेस, क्योंकि वो समझ में अगर आ गया तो उससे ये नॉर्मली इससे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। क्लॉज 1 क्या कह रहा है, देखिए, whoever wrongfully restrains, wrongfully restrain मतलब wrongful restrain, कोई भी जब wrongful restrain करता है किसी पर्सन को in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस सेक्शन को समझने के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें, इट इज सेड टू बी wrongfully confine द पर्सन। पहला पहला तो सेक्शन क्या कह रहा है कि whoever, कोई भी इंसान who wrongfully restrains any person, जो कि किसी को wrongfully restrain करता है, मतलब वो एक चीज क्लियरली समझना। इससे पहले का सेक्शन क्या था, wrongful restrain, wrongful confinement होने के लिए wrongful restraint होना तो जरूरी है ही है। वही तो कह रहा है, wrongful confinement के अंदर wrongful restraint आ गया। wrongful confinement के डेफिनेशन में wrongful restraint के यूज का क्या मतलब है कि wrongful confinement के अंदर wrongful restraint आ रहा है। क्या कह रहा है, कोई भी इंसान जब wrongfully restrain करता है किसी एक पर्सन को, मतलब फॉर एवरी wrongful confinement wrongful restraint has to be there। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि भाई एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, सिमिलरली यहाँ पे एवरी wrongful confinement इज wrongful restraint और एवरी wrongful restraint इज नॉट wrongful confinement। क्योंकि ये सेक्शन ही कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि wrongful restraint, wrongful confinement होने के लिए पहले तो wrongful restraint होना जरूरी है। किसी ने भी किसी को wrongfully restrain किया है, मतलब क्या है wrongful restrain, क्या है, क्या मतलब, अभी तो पढ़ा कि किसी एक डायरेक्शन में जाने से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। यहां तक तो समझ में आ गया, तो wrongfully restrain से डायरेक्टली इस सेक्शन के डेफिनेशन को समझ लेंगे। इन सच मैनर, इस तरीके से, as to prevent that person from proceeding, ऐसे कि भाई उसको जाने से रोकने के लिए beyond certain circumscribing limits। अब ये क्या है, ये समझना जरूरी है। certain circumscribing limits का मतलब ये है कि एक लिमिट के बाहर आप जा ही ना सको। wrongful restraint भी आप, जैसे मान लीजिए हमने देखा था कि ये एक रूम है, ठीक है, इसके दो रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है, यहाँ है। अगर इस रास्ते से जाने के लिए बना कर दिया गया, इस पे लॉक लगा दिया गया कि यहाँ से नहीं जा सकते, आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, तो आपका एक रास्ता ब्लॉक किया गया है, इधर से भी आपके पास राइट दोनों, आपको आपकी जिधर से मर्जी, इधर से मन इधर जाओ, इधर से मन कर इधर से जाओ, राइट तो आपको दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पे ताला बंद कर दिया कि यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तो ये क्या हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। राइट टू प्रोसीड था लेकिन आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इस जाने पे, लेकिन क्या कंप्लीटली रोक दिया गया, नहीं, आपके पास फिर भी जाने का रास्ता है, जैसे जाओ।
जा सकते हो जहां मन करे। लेकिन रॉन्गफुल कंफाइनमेंट होने के लिए क्या कह रहा है कि जब किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जाए इस तरीके से कि उसे एक लिमिट के अंदर बंद कर दिया जाए। अब अगर ये भी बंद कर दिया जाए, यहां भी लॉक लगा दिया गया, तो आप इस लिमिट के अंदर बंद हो जाओगे, यहां से बाहर सही नहीं निकल सकते, बाहर जा सकते हो नहीं। रिस्ट्रेन में क्या था, एक रास्ता होगा कि अब यहां से मन करे जिधर मन करे जाओ। लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में यही डिफरेंस है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में किसी एक तरफ जाने के लिए मना किया गया, बट आपके पास बाकी सारे रास्ते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सारे रास्ते बंद कर दिए गए, आपको वहां उस जगह में बंद कर दिया गया। जैसे किसी घर में बंद कर देना, या जैसे वो होता है, जैसे दिखाते हैं नजर बंद कर दिया किसी को, वो सारी चीज होती है। जैसे जेल में किसी को कैद कर दिया, तो उस लिमिट से बाहर वो नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये आएगा जब सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट का क्या मतलब है कि ये जो लिमिट है, स्क्राइब लिमिट्स हो गई जो, अब इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो किसी को ऐसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जाए कि उसको लिमिट्स के बाहर जाना अलाउड ही नहीं है, अब वो नहीं जा सकता है, वो मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं है जाना। In a manner so as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit। किस लिए, इंटेंशन क्या था, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया गया। रिस्ट्रेंट का मतलब ये समझ में गया, जैसे ही कहेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया गया मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया जाने से। किस लिए, इंटेंशन क्या है कि उसको एक जगह पे एक लिमिट के अंदर से बाहर ना निकलने देना, ठीक है। वही कह रहे, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स का मतलब ही है कि एक लिमिट के बाहर आप नहीं निकल सकते, इस जगह के बाहर अब आप नहीं जा सकते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट्स। जैसे किसी को पेड़ से बांध दिया या घर के अंदर बंद कर दिया, तो ये सारी चीजें क्या, अब आप वहां से नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये हो जाएगा कि भाई उसको जाने से रोक दिया, किधर कहीं भी नहीं जा सकता, घर में बंद कर दिया, वो उसी घर के अंदर है। पेड़ से बांध दिया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं पे रहेगा, वो हिल ही नहीं सकता है। तो बस यही कह रहा है, ये एक स्पेशल टाइप का रिस्ट्रेंट है। मतलब हम ये कहेंगे, जैसे हमने अभी तक देखा था कि दिस इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होने के लिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तो चाहिए, लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होने के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं चाहिए। इट इज अ स्पेशल मोर रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट ही है लेकिन ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। Restraining a person in such a manner that they are prevented from proceeding beyond certain circumscribing limits। भैया इसका टोटल तरीके से टोटल रिस्ट्रेंट, इसमें क्या था देखिए 126 में होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट मतलब कंप्लीटली नहीं, आपके पास रास्ता है, सिर्फ एक जगह से नहीं जा सकते हो। लेकिन 127 में टोटल रिस्ट्रेंट, आप कहीं नहीं जा सकते, जिधर बंद कर दिया वही हो, उससे ज्यादा आप कहीं जा ही नहीं सकते। Total restraint, unlike restraint which blocks one direction, confinement is the total loss of freedom within fixed boundary। आपकी एक बाउंड्री हो गई, circumscribed limits मतलब फिक्स्ड बाउंड्री, इस बाउंड्री के बाहर अब तुम नहीं निकल सकते हो। जैसे घर के हमने कहा कि भाई मान लीजिए ये दरवाजा ये दरवाजा ये दरवाजा, तीन दरवाजे हैं, तीनों दरवाजों के बाहर गुंडे लगा दिए हैं, अब आप कहीं यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो आपको क्या किया, यहाँ पे एक बाउंड्री के अंदर कैद ही तो कर दिया, लॉक नहीं किया। लॉक नहीं किया, जरूरी नहीं कि फिजिकली किया जाए, लॉक नहीं है, पर उसके बाहर बहुत सारे वेपन्स के साथ तीनों गेट के बाहर गुंडे लगा रखे हैं, अब आप कहीं नहीं निकल सकते हो वहां से। तो भाई किसी भी तरीके से ऐसा कॉज करना कि एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर इंसान की को रिस्ट्रेन कर देना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, यहाँ से बाहर निकल ही ना पाए, वो प्रिवेंट कर देना उसे, उसे कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है, सिर्फ एक तरफ नहीं जा सकते किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कंप्लीट रिस्ट्रेंट होता है, कहीं उस बाउंड्री के बाहर कहीं नहीं निकल सकते। देखिए एसेंशियल्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, और टोटल सर्कमस्क्रिप्शन मतलब कंप्लीट रिस्ट्रेंट ऑफ मूवमेंट। भाई फिक्स बाउंड्री के बाहर आप जा नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट दिस डिफरेंस। स्कोप क्या हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, पार्शियल रिस्ट्रेंट, जैसे मैंने कहा कि भाई एक तरफ नहीं रखते पर बाकी रास्ते हैं। 127 में टोटल रिस्ट्रेंट, आप कहीं नहीं जा सकते हो, एकदम लिमिट के अंदर बंद गए। इसमें क्या है, रिस्ट्रेंट में प्रिवेंट्स मूवमेंट इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन और कंफाइनमेंट में इन ऑल डायरेक्शंस।
जैसे इसमें क्या हो जाएगा भाई, रिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल ब्लॉकिंग स्ट्रीट और पार्क, ठीक है। कन्फाइनमेंट में कीपिंग समवन इन अ सेल और रूम, किसी को रूम में बंद कर देना, या तो रिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया, किसी का रास्ता रोक देना। तो ये डिफरेंस दोनों में है। देखिए इसकी पनिशमेंट, सबसे पहले सब क्लॉज 2, whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of description of a term which may extend to 1 year or fine extending up to 5,000 or both। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशमेंट कितनी हो सकती है, देखिए 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या 5,000 तक का फाइन। ठीक है, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या 5,000 तक का फाइन है। इसके बाद whoever wrongfully confines any person for 3 days, देखिए इसमें तो अलग अलग सब सेक्शन हैं, 2 से लेके 8 तक वो अलग अलग वो पनिशमेंट की बात करेंगे। अब 1 में तो बता दिया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है क्या, अब 2 से लेके 8 तक सिर्फ बात करेंगे सिर्फ अलग अलग केसेस में पनिशमेंट की, और ग्रेजुअली हर सबसेक्शन के साथ सिवियरिटी जो है कन्फाइनमेंट की वो बढ़ती जाएगी। इन द सेंस कि जो ड्यूरेशन है, मतलब जितने टर्म के लिए कन्फाइन किया गया है वो बढ़ जाएगा। जैसे जब हम सबक्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पीरियड देखिए स्पेसिफाइड नहीं है। सबक्लॉज 2 में क्या लिखा है, whoever wrongfully confines any person, कोई भी जब किसी को wrongful confinement करता है, यहाँ पे कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, चाहे वो 1 मिनट का हो 1 घंटे का हो, कोई भी वो 1 घंटे के लिए सिर्फ कन्फाइन करके किसी को उठा के ले गए कहीं पे रूम में बंद करके रखा था क्योंकि आपका कोई काम था उस 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो भी आपकी पनिशमेंट क्या है, 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन 5,000 तक का। ठीक है, सबसेक्शन 2 में पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो इट कुड बी वेरी लेसर पीरियड आल्सो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन मिनिमम पीरियड होगा वो, क्योंकि अब ग्रेजुअली उसके बाद जो है सबसे हर सबसेक्शंस में पीरियड जो है कन्फाइनमेंट का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, whoever wrongfully confines any person for 3 days, पहला वाला क्या हो गया, कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, दूसरा वाला 3 दिन तक के लिए, 3 दिन के लिए करता है, तो वहां पनिशमेंट क्या है, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन या बोथ। मतलब अगर सब सेक्शन 3 3 दिन की बात कर रहा है कि अगर कोई कंफाइनमेंट 3 दिन के लिए करता है, मतलब सब सेक्शन 2 क्लियरली उससे कम की बात कर रहा है, मतलब 3 दिन के पहले कितना भी 1 घंटे या 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, तो वो हो गया सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि 3 दिन तक की इम्प्रिजनमेंट अगर है, कंफाइनमेंट अगर है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फाइन। सबसेक्शन 4 10 दिन या उससे ज्यादा की बात कर रहा है, 10 days और मोर, मतलब मिनिमम 10 दिन, कम से कम 10 दिन के लिए क्या, या उससे ज्यादा के लिए, तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन। देखिए ग्रेजुअली सब में पढ़ रहा है, हमने देखा सबसेक्शन 2 में लेस देन 3 days, ठीक है, सबसेक्शन 3 में 3 to 10 की बात की गई है, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का तो उसमें आ गया 3 to 10। 4 में सबसेक्शन में क्या हो गया, 10 और मोर। Subsection 5, whoever keeps any person in wrongful confinement, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, उस केस में पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any section of the chapter and also to fine। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर रिट का जो लिबरेशन का रिट क्या होता है, मतलब उसको छोड़ने के लिए, उसको जाने देने के लिए, लिबर्टी, उसकी लिबर्टी का मतलब हेबियस कॉर्पस की बात कर रहे हैं। अगर रिट इशू किया जा चुका है, ठीक है, जब अगर उसकी लिबर्टी के लिए रिट इशू किया जा चुका है, उसके बाद भी उसको कैद करके रखते हो, उसके बाद भी उसका कन्फाइनमेंट होता है, तो वहां पे पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 2 साल तक की पनिशमेंट है। Subsection 6 क्या कह रहा है, whoever wrongfully confines any persons in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any other public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such public person or public servant as herein before mentioned, shall be punished with imprisonment to further description which may extend to 3 years
इन एडिशन टू अदर पनिशमेंट्स टू व्हिच ही विल बी लायबल फॉर सच wrongful confinement एंड फाइन। मतलब अगर कन्फाइनमेंट किया, ये क्या कह रहा है, wrongfully confined any person is found has to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person। मतलब उसको छुपा भी रहा है, कन्फाइनमेंट किया भी और उसे छुपा भी रहा है, किसी पर्सन से, किसी पब्लिक सर्वेंट से, किसी से भी, सबसे छिपा भी रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 साल तक का पनिशमेंट इन एडिशन टू अदर पनिशमेंट, अगर पहले से जो भी है उसके अलावा। देखिए कन्फाइनमेंट के लिए जो है वो तो है, ये कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट रहेगी छिपाने के लिए उससे एडिशनल 3 साल पनिशमेंट लगेगी, वही तो कह रहा है। इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट टू व्हिच ही विल बी लायबल फॉर सच wrongful confinement। wrongful confinement की जो पनिशमेंट है वो है, उसके अलावा उसको छिपाने के लिए 3 साल और। सेवेंथ क्या कह रहा है, यहाँ पे wrongful confinement क्या, किस लिए, extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security or constraining the person confined to any person interested in such person to do any illegal or give any information which may facilitate the commission of an offense। जो हमने पीछे पढ़ा था किस चीज में, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में यही सेम चीज पढ़ी थी कि भाई क्या है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई चीज है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसे लेने के लिए, उसे एक्सटॉर्ट करने के लिए कन्फाइन करना, या फिर किसी ऑफेंस को करवाने या फैसिलिटेट करने के लिए कन्फाइन करना, कि भाई उसे कैद करा के उससे कोई ऑफेंस करवाना है, या उसके पास कोई चीज है वो लेनी है, उसके अगर इस इंटेंशन से अगर कन्फाइनमेंट किया जा रहा है तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, पनिशमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। और लास्ट सबसेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी का कन्फाइनमेंट किया गया है, क्या पर्पस है, सेम वही चीज है, एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फाइनमेंट, या कोई इंफॉर्मेशन दैट विल लीड टू डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस या मिसकंडक्ट, या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, इन सारे पर्पसेस के लिए अगर एक्सटॉर्ट करने से, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। हमने पिछले सेक्शन में क्या देखा था कि अगर कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए हर्ट या रॉन्गफुल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देयर इज दिस पुलिस ऑफिसर जिसने किसी को कैद कर लिया, किसी इंसान को, ठीक है, किसी जगह पे ले जाके बंद कर दिया किसी रूम में। अब वहां पे क्या करता है, उससे कन्फेशन निकलवाने के लिए उसे पूरी सबसे छिपा के वहां पे लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फेशन एक्सटॉर्ट कराने के लिए उसका कन्फाइनमेंट है 60, उसके बाद अगर मार पिटाई कर रहा है तो वहां पे हर्ट भी लग गया, कि क्या पर्पस है, हर्ट करने का भी पर्पस क्या है, कन्फेशन एक्सटॉर्ट कराना या प्रॉपर्टी को रिस्टोर कराने के लिए इंफॉर्मेशन लेने, यही सारी चीजें हैं, और कन्फाइनमेंट का भी उसका इंटेंशन यही है। तो इन पर्पसेस से अगर कन्फाइनमेंट किया गया है, रॉकफुल कन्फाइनमेंट, तो वहां पे पनिशमेंट क्या हो जाएगी, टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years प्लस फाइन, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो ये जो सबसेक्शन 1 है वो बता रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है वो बताता है कि 2 दिन, मतलब 1 मिनट से लेके 2 दिन तक की अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है तो वहां पे पनिशमेंट क्या होगी, विच इज मिनिमम ऑफ कोर्स। उसके बाद से 3 से लेके 8 तक हम देख रहे हैं अलग अलग से है, 3 दिन या 3 से ज्यादा, या 10 दिन या 10 से ज्यादा। उसके बाद किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ऑफेंस कमिट कराने के लिए, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए, या कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए, इन सारे पर्पसेस से अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जा रहा है तो उसके अलग अलग सबसेक्शंस दे रखे हैं जिसके अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, राइट। So with this we have completed this topic of wrongful confinement। अब तक हमने सेक्शन 1 to 7 हमने कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर सेक्शन 100 से जो चैप्टर शुरू हुआ था वहां से लेके हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 127 तक। इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होता है जो कि है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का। थोड़ा बहुत ये चीजें हमने कॉन्सेप्ट तब समझा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जब हम उसकी बात कर रहे थे तो हमने थोड़े बहुत उस चीज को समझी थी, पर डिटेल में आई रिमेम्बर आई सेड उस पॉइंट इन टाइम पे, उस पॉइंट पे कि व्हेन वी बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स तो हम उसे आराम से और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम और डिटेल में समझेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 to 8 से, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि अभी तक आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं। एंड आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने जो टॉपिक हम कर रहे थे हर्ट और प्रीवियस हर्ट के, उसके 120 तक ऑलरेडी कर रखा था प्रीवियस लेक्चर में। 121 से आज हमने शुरू किया, उसमें जो भी फर्दर जो भी सिनेरियोज दे रखे थे उसमें क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी वो सब समझते हुए हमने
एक फ्रेश टॉपिक आज कवर किया, अ वेरी स्मॉल येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि डेफिनेशंस वगैरह इससे नहीं पूछते हैं एग्जाम में कभी भी। इससे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ होते हैं डिस्टिंक्शन बेस्ड, या तो वो पनिशमेंट्स में डिस्टिंक्शन बेस्ड कर सकते हैं, वो ऊपर के जो कुछ सेक्शन है 3 days 10 days वाले, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, नीचे वाले नहीं आते हैं। कन्फेशन एक्सटॉर्ट कराना या किसी ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए कन्फाइनमेंट, इससे नहीं पूछते हैं। वो 3 days 10 days ये वाले जो पीरियड है उसमें पनिशमेंट से पूछ सकते हैं या डिस्टिंक्शन से आता है क्वेश्चन। सो दैट इज इट फॉर दिस। ये बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं और बहुत इजी से टॉपिक्स हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में, हमने समझा इजीली कहीं जाने से रोकना, कहीं मतलब किसी एक जगह जाने से, किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकना, रिस्ट्रेन। और रिस्ट्रेन जब कंप्लीटली कर दिया जाए, कहीं नहीं जा सकते, उसे बंद कर दिया गया किसी एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर, तो वो कन्फाइनमेंट हो गया। इतना ही टॉपिक है इस ये सेक्शन 126 127, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड अप टिल 1 to 7, यहाँ तक कवर कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद 1 to 8। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया, एंड इफ आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस, आई विल बी हैप्पी। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो, प्लीज रीच आउट टू अस ऑन आवर नंबर्स एंड ईमेल आईडीज एंड वेबसाइट। यू कैन रीच आउट टू अस, यू कैन कनेक्ट टू अस। So keep studying, take care, and see you all in the next lecture.